सावनपुर के घने जंगल में एक छोटा सा बांस का झोपड़ा खड़ा था। झोपड़े की दीवारें बांस और मिट्टी से बनी थी। इस झोपड़ी में मंगल और उसकी पत्नी गौरी रहती थी। भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे मछलियाँ पकड़ने जाना है। जल्दी आओ। हाँ जी आई, लेकिन जल्दी आना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ भाग्यवान, मैं जल्दी आऊंगा। मुझे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं मछलियाँ पकड़ने नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? वैसे सुनो, तुम पेट से हो, घर के बाहर मत निकलना, ठीक है? जंगली जानवर का खतरा है। ठीक है जी, मैं घर से नहीं निकलूंगी, लेकिन जल्दी आना। हाँ बाबा, हाँ। इतना बोलकर मंगल नदी की तरफ निकल पड़ा। हे भगवान, मेरी पत्नी की रक्षा करना। अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता तो मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, मेरी पत्नी की रक्षा जरूर करेंगे। चलो, नदी भी आ गई। आज तो मुझे ज्यादा मछलियाँ पकड़नी होंगी, जिसे मैं बाजार में बेचकर भाग्यवान के लिए पौष्टिक चीजें ले सकूं। चलो, अब इस जाल को नदी में डालूं। मंगलू ने जाल डाला और इंतजार करने लगा। चलो अब जाल निकालूं। जैसे मंगलू जाल निकालता है, उसमें छोटी मोटी मछलियाँ मिलती हैं। अरे ये क्या, इतनी छोटी मछली? इससे क्या होगा? इन्हें छोड़कर दोबारा से जाल डालता हूँ। मंगलू फिर से वैसा ही करता है और कुछ समय के बाद जाल निकालता है। अरे ये जाल इतनी भारी क्यों लग रही है? लगता है कोई बड़ी मछली फंसी होगी। चलो जल्दी निकालता हूँ। जैसे ही मंगलू जाल खींचता है, उसमें से एक बड़ा सा घड़ा निकलता है। अरे ये क्या, ये तो घड़ा है, लेकिन इसे क्या करूँगा? मंगलू घड़े को नीचे रखकर फिर से जाल फेंकता है। अब तो मछली मिलना ही चाहिए, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। शाम होने को आई। अरे लग रहा है मछली फंस गई होगी। देखो तो, हलचल हो रही है। चलो अब जल्दी निकालूं, नहीं तो मछली भाग जाएगी। मंगलू ने जाल खींचा और उसमें एक मछली मिली। अरे ये क्या, एक ही मछली? इससे अपना पेट भरें कि बाजार में बेचकर 2 पैसे कमाएं। चलो अब घर चलूं, शाम होने को भी आई और भाग्यवान इंतजार कर रही होगी। मंगलू ने मछली को घड़े में डाल दिया और घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मंगलू बोलता है, अरे ये घड़ा भारी क्यों लगने लगा? जभी तो बहुत हल्का था। मुझे घर जल्दी जाना चाहिए, बहुत भारी लग रहा है ये। कुछ ही देर में मंगलू घर पहुंचता है। अरे भाग्यवान, जल्दी आओ, देखो मैंने क्या लाया। अजी क्या लाया? भाग्यवान देखो तो, मैंने मछली पकड़ कर लाया एक। बस एक ही? ये तो आज रात में बनाओगे, फिर सुबह बाजार में क्या बेचेंगे और घर कैसे चलेगा? अरे भाग्यवान, प्रश्न करना बंद करो। पता नहीं है घड़ा क्यों भारी लगने लगा। इसमें तो मैंने एक ही मछली डाली है। तो जल्दी उतारो, इसे सर पर क्यों रखा है? हाँ हाँ, मैं उतार रहा हूँ। जैसे ही मंगलू ने घड़ी को नीचे रखा, दोनों आंखें फाड़ते रह गए। अजी ये क्या, इतनी सारी मछलियाँ? आप तो एक मछली पकड़े थे ना? हाँ हाँ भाग्यवान, लेकिन ये कैसे हुआ? मुझे लगता है ये जादुई मटका घड़ा होगा। हाँ भाग्यवान, ऐसा ही लग रहा। तभी अचानक गौरी को दर्द उठा। अजी सुनिए, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, पड़ोस की दादी माँ को बुला लाओ। हाँ भाग्यवान, मैं आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मंगलू दादी माँ को लाता और थोड़ी देर में ही गौरी 2 बच्चे को जन्म देती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये घड़ा क्या आया, हमारे भाग्य बदल गए। ऐसा क्या है इस घड़े में बेटा? अरे दादी, ये चमत्कारी घड़ा है, इसमें कुछ भी डालो दुगनी हो जाती है। दादी मन में सोचती है, मुझे इस घड़े को हड़प लेना चाहिए, मुझे कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, अगर मैं इन दोनों की मौत की घाट उतार दूं, तो ये जादुई घड़ा भी मिल जाएगा और इनकी दोनों बेटियां भी। अरे दादी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं एक काम करती हूँ, इसी खुशी के मौके पर मैं चाय बना के लाती हूँ, सब साथ में पियेंगे।
हाँ क्यों नहीं दादी, आप बना कर लाइए। दादी चाय बनाकर लाती है और दोनों को देती है और खुद भी पीती है। लेकिन कुछ ही देर में मंगलू और गौरी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। मेरे रास्ते के कांटे तो खत्म हो गए, अब मेरी मौज ही मौज है। समय ऐसे ही बीतता गया। अब दोनों लड़कियां बड़ी हो गई थी, लेकिन समय के साथ दादी भी मौत के करीब थी। दादी दादी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है। हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे लगा। क्या लगा दादी? मुझे माफ कर देना। मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे माता पिता को मार दिया और धन के लालच में, लेकिन मैं उस घड़े को कभी भी उपयोग नहीं कर पाई। वो घड़ा शायद अच्छे और सच्चे लोगों के काम आता है। लेकिन दादी, आप किस घड़े की बात कर रही है? इतना बोलते ही दादी का भी स्वर्गवास हो गया। दीदी, दादी माँ किस घड़े की बात कर रही थी? पता नहीं काव्या, लेकिन अब हम दोनों अनाथ हो गए हैं। हाँ दीदी, अब दादी का भी अंतिम संस्कार करना होगा। समय बीता, दोनों अब बहुत अकेले हो गए थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के सहारा बन गए थे। एक दिन सरिता नदी से मछलियां पकड़कर लौटती है, हाथ में बांस की टोकरी लिए। काव्या घर पर मिट्टी के दिए बना रही थी। काव्या, आज नदी ने मुझे बहुत अच्छी मछलियां मिली। इन्हें कल गांव के बाजार में बेच आएंगे। तो दिए सजा ले, मैं खाना बनाती हूँ। दीदी, तू हमेशा मुझे दिए सजाने को कहती है, कभी तू भी बना लिया कर। मैं भी तो नदी में मछलियाँ पकड़ती हूँ, थोड़ा काम बांट लिया कर। अरे मेरी लहरों सी चंचल बहन, तुझे दिए सजाना सूट करता है। तू इतनी खूबसूरती से सजाती है कि नदी भी चमक उठती है। मैं चाहती हूँ कि तू हर कला सीख ले, ताकि एक दिन तेरा नाम सावनपुर में गूंजे। दीदी, कभी कभी लगता है अगर माँ पापा होते तो हमें इतनी मेहनत न करनी पड़ती। कितना अच्छा होता ना। काव्या, दादी ने हमें माँ बाबा से दूर किया बहन, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ दीदी, लेकिन अब सचमुच मेरे साथ ये झोपड़ा मुझे किसी महल से कम नहीं लगता है। हम अच्छे से ही रहेंगे। दोनों बहनें देर रात तक बैठे बातें करती रही। सुबह की किरणें ने नदी को सुनहरा कर दिया। सरिता और काव्या ने मछलियों को टोकरी और कुछ दिए सिर पर उठाए और गांव के बाजार की ओर निकल पड़ी। रास्ता नदी के किनारे से होकर जाता था, जहां कमल के फूल खिले थे और मछलियां पानी में तैर रही थी। गांव पहुंचते ही वे मंदिर के पास रुके, जहां गांव की बुजुर्ग अम्मा शांति से बैठी थी। अरे सरिता, काव्या आज फिर मछलियाँ और दिए लाई। ये नदी का रास्ता अकेले कैसे पार कर लेती हो? जंगल में डर नहीं लगता है? अम्मा, जंगल तो हमारा घर है, डर तो लगता है, लेकिन हम दोनों साथ हैं। हाँ अम्मा, नदी हमें मछलियाँ देती है और मैं दिए बनाती हूँ। हम उसी में खुश रहते हैं। तुम दोनों की हिम्मत देखकर मन खुश हो जाता है। जाओ, बाजार में देर ना हो जाए। सरिता और काव्या बाजार में मछलियां और दिए बेचती हैं। कुछ अनाज और तेल लेकर वे घर लौटने लगती हैं। तभी आसमान पर बादल छा जाते हैं। बिन मौसम बरसात हुई। शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगती हैं और नदी की लहरें उफान पर थी। सरिता और काव्या जल्दी जल्दी अपने झोपड़े में दाखिल हुई। दीदी, ये तूफान तो हमारा झोपड़ा बहा लेगा। सुना, नदी की लहरें कितनी ऊंची हो रही है। अगर घर डूब गया तो हम कहाँ जाएंगे? काव्या, डर मत, ये झोपड़ा माँ बाबा की यादों से बना है। नदी हमें कभी नहीं छोड़ेगी। अगर तूफान आया तो हम मिलकर नया आशियाना बनाएंगे। हिम्मत रख। दोनों बहनें एक पुराने कंबल में लिपटकर रात काटती हैं। तूफान रुक रुक कर आता रहा, लेकिन झोपड़ा और घाट मजबूत रहे। देख, तूफान थम गया। सुबह सूरज निकलेगा और फिर हम नदी किनारे अपनी जिंदगी बसाएंगे। सुबह नदी फिर शांत हो गई। सरिता और काव्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में एक नई चिंता थी। गांव में नदी के किनारे मेला लगने वाला था और इसके साथ ही सेठ धनराज और सरपंच मंगल की मनमानी शुरू होने वाली थी। दोनों मेले के नाम पर गांव वालों से चंदा वसूलते थे और गरीबों को सबसे ज्यादा परेशान करते थे। दीदी, वो देखो, सेठ धनराज और सरपंच मंगल आ रहे हैं। जरूर मेले का चंदा मांगने आए होंगे। अब क्या करें? काव्या, शांत रह, मैं बात करती हूँ, तू कुछ मत बोलना। सेठ धनराज और मंगल झोपड़े के पास पहुँचते हैं। धनराज की आंखों में लालच चमकता है। सरिता, काव्या, मेले का समय है। हर घर से चंदा देना होगा। नदी का मेला गांव की शान है। तुम तैयार रहो।
सेठ जी, हम अनाथ बहनें हैं, नदी से मछलियाँ और दिए बेचकर गुजारा करती हैं। चंदा देना हमारे लिए मुश्किल है। बोलो तो हम मेले को सजाने के लिए दिए दे सकते हैं। दिए जलाने से नहीं चलता लड़कियों, पैसा चाहिए पैसा। तुम्हारे दिए क्या मेले की शान बढ़ाएंगे? चंदा दो, वरना गांव में तुम्हारा नाम बदनाम कर देंगे। वैसे भी तुम तो इस जंगल में रहती हो, तुम्हारा आना जाना बंद करवा देंगे। हाँ सरपंच जी, गांव का मेला प्रेम भाव और एक दूसरे के सम्मान के लिए होता है, ना कि गरीबों को लूटने के लिए। हमारे पास जो है वो मेहनत का है। चंदा कहाँ से लाए? बड़ी जबान चलाने लगी हो। पिछले साल भी तुमने बहाने बनाए, इस बार नहीं चलेगा। चंदा दो, वरना इस घाट पर तुम्हारा हक खत्म कर देंगे। तुम्हारी दादी तो पैसे दे देती थी। सेठ जी, दादी की बात अलग थी। मेला भक्ति और एकता के लिए होता है, न कि गरीबों को दबाने के लिए। हम दिए जलाएंगे लेकिन जबरदस्ती चंदा नहीं दे सकते। तुम दोनों बहुत सियानी बन रही हो। ठीक है, गांव की समिति में देख लेंगे। धनराज और मंगल गुस्से में चले गए। झोपड़े के पास सन्नाटा छा गया। सरिता और काव्या एक दूसरे की ओर देखती रही। उनके मन में डर और साहस एक साथ उमड़ रहा था। दीदी, अगर उन्होंने गांव की समिति में हमारा नाम खराब किया तो गांव वाले हमें घाट से हटा देंगे। हमारा झोपड़ा, हमारी मछलियाँ, सब कुछ छीन जाएगा। काव्या, चिंता मत कर। अगर हम आज डर गए तो ये लोग कल और जुल्म करेंगे हम पर। अगली सुबह सरिता और काव्या मछलियों की टोकरी और दिए लेकर बाजार गई। रास्ते में वे गांव में गुजरी, जहां पेड़ के नीचे बैठक चल रही थी। सेठ धनराज और सरपंच मंगल गांव वालों के मेलों के बारे में बता रहे थे। सुनो गांव वालों, गांव का मेला हमारी परंपरा है। हर घर से चंदा देना होगा। जो ना देगा उसे घाट पर पूजा का हक नहीं मिलेगा। देखो, ये सरिता और काव्या भी खड़ी है। नदी के किनारे झोपड़ा बनाया है, लेकिन मेले के लिए चंदा नहीं दे सकती। ऐसे लोग गांव की परंपरा का हिस्सा कैसे बनेंगे? सेठ जी, हम अनाथ बहने हैं, नदी की मछलियाँ और दिए बेचकर जीते हैं। मेले में घाट सजाएंगे, दिए जलाएंगे, लेकिन चंदा देना हमारे लिए असंभव है। आप खुद समझिए, जब तक हमारी आमदनी अच्छी नहीं होगी हम कैसे दे सकते हैं? हाँ, और ये चंदा मेले के लिए कम, आपकी तिजोरी के लिए ज्यादा जाता है। गांव वाले डर की वजह से चुप है, लेकिन सच सब जानते हैं। सरिता और काव्या सही कहती हैं। ये बहनें हर साल घाट सजाती हैं और दिए जलाती हैं। इनसे चंदा मांगना बहुत गलत बात है। हाँ, और अगर इनसे चंदा लिया तो हम भी चंदा नहीं देंगे। मेला गांव की नदी की पूजा के लिए, न कि सेठ की ताकत दिखाने के लिए। गांव वालों में साहस जागने लगा। धनराज और मंगल ने देखा कि माहौल उनके खिलाफ हो रहा है। ठीक है, इन बहनों से चंदा नहीं लेंगे, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। सरिता, काव्या, अगली बार नहीं बचोगी। धनराज और मंगल चले जाते हैं। गांव वाले सरिता और काव्या की हिम्मत की तारीफ करते हैं। तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। दीदी, गांव वालों ने हमारा साथ दिया, लेकिन सेठ और सरपंच चुप नहीं बैठेंगे। काव्या, आज हमने सच बोला। गांव हमारे साथ है, अब चाहे जो हो हम डरेंगे नहीं। कुछ दिन बीत गए। सरिता और काव्या अपनी जिंदगी में लौट आई थी। नदी से मछलियाँ पकड़ना, दिए बनाना और बाजार में बेचना। लेकिन धनराज और मंगल की आंखों में बदले की आग सुलग रही थी। सेठ की हवेली में दोनों एक खतरनाक योजना बना रहे थे। मंगलू, उन बहनों ने गांव की समिति में हमारी बेइज्जती की। उनका घाट हमारे कारोबार के लिए एकदम सही है। नदी के किनारे जहाँ कोई न देखे हम माल छुपा सकते हैं। हाँ सेठ जी, लेकिन वो दोनों जिद्दी हैं। ना चंदा देगी ना घाट छोड़ेगी। हमें कोई ऐसा रास्ता चाहिए जिससे वो खुद ही भाग जाए। मालिक, क्यों ना हम नदी में कुछ ऐसा करें कि गांव वाले डर जाएं। कह दे कि नदी में श्राप है और सरिता काव्या की वजह से मछलियां मर रही हैं। गांव वाले उन्हें घाट से हटा देंगे। रमुआ, तू मेरी जान है, ठीक है? आज रात हम नदी में कुछ जहरीला डाल देंगे, मछलियां मरेंगी और गांव वाले उन बहनों को दोष देंगे।
उसी रात जब चांद नदी पर चमक रहा था, धनराज, मंगल और रमुआ चुपके से नदी किनारे पहुंचे। गांव का युवा सोहन, जो सरिता और काव्या को अपनी बहनों की तरह मानता था, उनकी साजिश सुन चुका था। वो दौड़ा और अम्मा शांति व गांव के पुजारी रामदास को खबर दी। पुजारी जी, अम्मा शांति, सेठ धनराज और मंगल नदी में जहर डालने जा रहे हैं। वो सरिता और काव्या को बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग नदी को भी नहीं छोड़ रहे। पुजारी जी, हमें ठाकुर विजय सिंह को बताना होगा, वो इस गांव के रक्षक हैं। हाँ शांति, विजय सिंह नाइंसाफी नहीं सहेंगे। सोहन, तू सरिता काव्या को सावधान कर दे, हम ठाकुर के पास जाते हैं। सोहन नदी की ओर दौड़ा। अम्मा शांति और पुजारी रामदास ठाकुर विजय सिंह की हवेली की ओर बढ़े। नदी की लहरें तेज हो रही थी, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सरिता और काव्या अपने झोपड़े में थी। धनराज, मंगल और रमुआ नदी किनारे पहुंचते हैं हाथ में एक मटका लिए। जल्दी करो, मटके का जहर नदी में डाल दो। सुबह तक मछलियां मर जाएंगी और गांव वाले उन बहनों को दोष देंगे। रुक जाओ सेठ जी, तुम नदी में जहर डालने आए हो? ये नदी हमारी माँ है, इसे गंदा करने की हिम्मत मत करो। तुम्हारी साजिश अब नहीं चलेगी। तभी सोहन और कुछ गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं। धनराज, मंगल, तुम्हारी चाल पकड़ी गई। पुजारी जी और अम्मा शांति ठाकुर विजय सिंह को बता रहे हैं। धनराज और मंगल घबरा गए। तभी ठाकुर विजय सिंह की गहरी आवाज गूंजी। धनराज, मंगल, तुमने नदी को अपवित्र करने की साजिश रची। इन अनाथ बहनों को बदनाम करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठाकुर विजय सिंह ने धनराज और मंगल को गांव की समिति में बुलाया। अगली सुबह नदी के घाट पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। सरिता और काव्या भी वहां थी। उनके चेहरे पर साहस की चमक थी। गांव वालों, धनराज और मंगल ने मेले के नाम पर चंदा वसूलने की आड़ में नदी को जहर देने की साजिश रची। उनकी मंशा सरिता और काव्या को बदनाम कर उनका घाट छीनना था। सोहन, अम्मा शांति और पुजारी रामदास ने उनकी चाल पकड़ ली। ठाकुर जी, ये सब गलतफहमी है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। गलतफहमी? मैंने तुम्हें मटके के साथ नदी के किनारे देखा। तुमने कहा था कि मछलियां मरेंगी और बहनों को दोष मिलेगा। ये गांव की बेटियां हैं, हर साल घाट सजाती हैं, दिए जलाती हैं, और तुमने उन्हें बदनाम करने की सोची। गांव वालों में गुस्सा भड़क उठा। ठाकुर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। धनराज, तुम मेले का सारा खर्चा अकेले उठाओगे। मंगल, तुम्हें सरपंच के पद से हटाया जाता है। सरिता और काव्या का घाट उनके पास रहेगा। अगर दोबारा ऐसी साजिश की तो गांव में तुम्हारी जगह नहीं होगी। ठाकुर जी, आपने नदी और हमारी इज्जत बचाई है। ये घाट हमारी माँ बाबा की निशानी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, पुजारी जी और सोहन जी। धनराज और मंगल ने सिर झुकाकर माफी मांगी। गांव वालों ने सरिता और काव्या की हिम्मत की तारीफ की। दीदी, मुझे बहुत दिनों से एक बात पूछनी थी। जब दादी माँ का स्वर्गवास हो रहा था तो वो एक घड़े की बात कर रही थी। हाँ बहन, लेकिन उस घड़े में ऐसा क्या होगा? चलो घर में ढूंढते हैं। दोनों बहनें उस घड़े को अपनी झोपड़ी में ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वो घड़ा मिलता है। देख काव्या, ये वही घड़ा लगता है। दीदी, क्या ये घड़ा जादुई है? पता नहीं, लेकिन मछलियाँ रखने का काम आएगा इसमें। कैसा जादू? पागल है क्या तू? हाँ दीदी, चल मैं इसमें मछलियाँ रख देती हूँ। जैसे ही काव्या ने एक मछली डाली, वैसे ही वो घड़ा मछलियों से भर गया। दीदी देखो तो, ये घड़ा तो जादुई है। अरे वाह, ये तो जादुई घड़ा है। दादी माँ इसी घड़े के बारे में बोली होगी और ये घड़ा माँ पिताजी को होगा। दादी लालच में आकर गलत कदम उठाया होगा, लेकिन हम इसका उपयोग गांव की अच्छाई के लिए करेंगे। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा।